गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फिनोल। पिछले लेक्चर में हमने अल्कोहल देख लिया था, सारी बातें हुई थी अल्कोहल के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? फिनोल। देखिए फिनोल होता क्या है। सबसे पहले तो फिनोल के बारे में क्या कहेंगे कि ये क्या होते हैं, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। बेंजीन के क्या होते हैं? हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ये है फिनोल। क्या है फिनोल? हम कैसे कहते हैं कि हमने क्या किया, एक बेंजीन थी, ये बेंजीन है हमारा, इस पे से क्या निकाल दिया, एक H निकाल दिया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, एक OH जोड़ दिया। पता है ना आपको बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H5 सॉरी C6H6, और जो हमारी फिनोल होती है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C6H5 और OH। इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। और ये क्या है, बेंजीन। हम क्या कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, OH। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, फिनोल। ऐसो को हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि फिनोल क्या होता है, ये हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे लिखते हैं इसको। ओके, बेंजीन का क्या है, व्युत्पन्न है। अब हम बात करते हैं फिनोल का नामकरण। हम क्या पढ़ेंगे, नामकरण, फिनोल का नोमेनक्लेचर। तो बात करते हैं सबसे पहले कुछ कंपाउंड लेंगे। क्या नाम है इसका, फिनोल। और बाकियों को क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स के रूप में ले लेते हैं। बाकियों को जैसे बात करूं अभी, ये हो गया, OH, तीन है। देखो इसको तो फिनोल बोलते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, इनकी भी बातें हम करेंगे। इनकी भी क्या करेंगे, बातें करेंगे कि डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक क्या है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि जब मैं इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, वैसे तो इसको कैटेकोल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेकोल। ये क्या होता है, रिसोर्सिनॉल। और ये होता है क्विनोल। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि इन्हीं का एक और हम क्या नाम लिख सकते हैं, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन। मतलब किसके रूप में लिख दिया, बेंजीन के डेरिवेटिव में। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसको मैं क्या लिखूंगा, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। हम क्या कह रहे हैं कि वैसे नाम क्या है इसका, याद रखना भाई, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल। अभी तीन के भी पढ़ेंगे। अब इसके अलावा कुछ और सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम जैसे OH के साथ क्या हो, इसी इसके तीन पोजीशन पे हो सकता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हम क्या कहते हैं, क्रिसोल। क्या कहेंगे हम, क्रिसोल। जैसे बात करते हैं, इसको क्या कहूंगा, ऑर्थोक्रिसोल। क्या कहेंगे, ऑर्थोक्रिसोल, या फिर प्रतिस्थापी के रूप में ले लेंगे। मेथिल को मैं क्या ले लूंगा, प्रतिस्थापी के रूप में, और मैं क्या लिख दूंगा, मैंने क्या लिखा, 2 मेथिल क्रिसोल। इसके बाद में जब मैं बात करूं कि मान लीजिए ऐसा हो, ऑर्थो पे ना हो के कहा हो जाए, मेथिल मिथाइल ग्रुप आपका कहा है, मेटा स्थिति पर। ये तो पता है ना, इस स्थिति को हम इप्सो कहते हैं। इन दोनों स्थितियों को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो।
इन दोनों स्थितियों को मेटा और इसको पैरा, इन चीजों का ध्यान रखना। कहाँ है मेटा, तो मेटा क्रिसोल, या फिर 1 2 3 मिथाइल और 3 मिथाइल क्रिसोल नहीं, फिनोल और 3 मिथाइल फिनोल। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम क्या कहेंगे, कहां लग रहा है, या फिर पैराक्रिसोल, या फिर मैं इसको क्या कह दूंगा 1 2 3 और 4, तो हम क्या कहेंगे 4 मिथाइल क्रिसोल। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। इसके अलावा भी जब हम बात करेंगे कि मान लीजिए इसकी जगह कुछ और हो, तो सभी को हम क्या ले लेते हैं, प्रतिस्थापियों के रूप में लेते हैं। सबको हम किसके रूप में मान लेंगे, प्रतिस्थापियों के रूप में मानते हैं। जैसे नाइट्रो लग जाए, क्लोरो लग जाए, ब्रोमो लग जाए, आइडो लग जाए, ये चीजें लग जाए हमारे पास, तो हम इनको किसके रूप में लेते हैं, प्रतिस्थापियों के रूप में। जैसे अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हम एक नंबर किसको देते हैं, हमेशा इप्सो पोजीशन को एक नंबर किसको देंगे, जिससे अपना क्या लगा है OH समूह। उसके अलावा जो भी नंबरिंग हम प्राप्त हो रही, अगर हमारे को जिधर से कम अंक प्राप्त हो रहे हैं उधर से हम नंबरिंग करते हैं, ये चीजें हमें पता है। देखिए अब मैं क्या बात करूंगा कि मैं ये कहता हूं कि ये तो हमारा वही फिनोल, इस पे मैंने क्या लगा दिया, एक जगह Cl लगा दिया, एक जगह NO2 लगा दिया। अब हम कहां से नंबरिंग करेंगे कि इसको तो हम हमेशा एक देंगे, अब प्रतिस्थापी में ये 2 3 और 4 क्या कहेंगे 2 क्लोरो 4 नाइट्रो और फिनोल। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं Cl और Br, मैंने क्या लिखा, एक बार Cl लिख दिया, दूसरे पे क्या लिख दिया Br लिख दिया। अब हम इसका नाम कैसे देंगे कि प्रतिस्थापी इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन पहले किसको देंगे 2 ब्रोमो 6 क्लोरो और फिनोल। इस प्रकार से हम क्या देते हैं, इनके नाम देते हैं। इस प्रकार से हम क्या देते हैं, इनके नाम देते हैं। अब जैसे बात करें, अब हम बात करते हैं कि जैसे बात करेंगे कुछ और कंपाउंड, कुछ भी ले लीजिए, जैसे NO2 लगा दिया, OH, NO2 और NO2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2,4 डाइनाइट्रो एंड फिनोल। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कहेंगे ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल। हम क्या कहेंगे ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल। ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल ये एक में क्या कहूं, मैंने क्या कहा, एक हमारा कंपाउंड ये आएगा, और एक में क्या लिख सकता हूं, ये हमारे के हुए 3 है। इसको हम क्या नाम देंगे 1 3 और 5, 1 3 5
ट्राई हाइड्रिक बेंजीन, ट्राई हाइड्रोक्सी, क्या कहेंगे हम, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको क्या कहेंगे, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसको क्या कहेंगे हम, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब देखिए इसके अलावा क्या तीन की और कोई हो सकती है, 1 2 3 1 3 5 और 1 2 4। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फिनोल का जनरल नोमेनक्लेचर कि किस तरीके से हम इनका नामकरण करते हैं। फिनोल के नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग डालेंगे क्या, फिनोल की संरचना एवं बंधन। हम बात करेंगे फिनोल की कैसी संरचना होती है और इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि फिनोल में हमारी किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, इसमें बॉन्डिंग कैसे है। देखिए क्या होता है फिनोल में बॉन्डिंग का मतलब क्या कहेंगे हम, पहली बात तो बेंजीन है, तो सभी कार्बन कैसे हैं, द्विबंधित है। सभी कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्ड है सभी कार्बनों पर। तो कार्बन कैसे होता है, sp2 संकरित होते हैं। सभी कार्बन क्या होंगे फिनोल में, sp2 संकरित होते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। ऑक्सीजन का कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण। देखते हैं कैसे। ये देखिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए फिनोल है और फिनोल पे क्या है, दो लोन पेयर होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, पहली बात ईच कार्बन, क्या कहेंगे, प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है। प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है और ऑक्सीजन sp3 संकरित होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, sp3 संकरित होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन क्या होता है, sp3 संकरित होता है। देखिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, आगे हम बात करें कि यहां पे ये जो बॉन्ड एंगल है, क्या, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109 डिग्री। क्या है, चतुष्फलकीय, sp3 है तो मतलब कैसा होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर क्या उपस्थित है, दो लोन पेयर। दो लोन पेयर्स के कारण इसकी क्या होती है, दो लोन पेयर के कारण ये कैसा होता है, हाँ इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आगे बात करते हैं कि हमको पता है फिनोल में क्या पाए जाते हैं, ये द्विबंध है। इन द्विबंध के कारण ये कैसे करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। इन द्विबंधों के कारण ये क्या करते हैं, अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई, अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे कल आपको पता है कि OH समूह का रिलीजिंग ग्रुप लगता है। OH का कैसा लगता है, रिलीजिंग ग्रुप लगता है, मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। OH क्या करेगा भाई, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे देगा,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए तो ये यहाँ, और क्या है स्ट्रक्चर हमारे पास, क्या कह रहा हूं, ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं तो द्विबंध का निर्माण करते हैं। जैसे द्विबंध का निर्माण हुआ, इस कार्बन की क्या हो जाती है, वैलेंसी 5 होने लग जाती है। लेकिन हम कभी भी क्या नहीं करते, कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं कर सकते, इसलिए जैसे ही ये यहां आता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर कहां, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं और रेजोनेंस आगे चलता है। और हम क्या लिखते हैं, फिर ये आगे, और फिर हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। और हम क्या कहते हैं, अब देखो हमको क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, ये तो हम क्या कहते हैं, क्या कार्बन और ऑक्सीजन बंध के मध्य आंशिक द्विबंध आता है। हम क्या कह रहे हैं कि सभी में तो नहीं है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल है, इसमें डबल है, इसमें डबल है और इसमें सिंगल है, मतलब कहीं पे डबल है कहीं पे सिंगल है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि कार्बन ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है। हम क्या कहेंगे, पार्शियली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये आंशिक द्विबंध उपस्थित है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो, कि इसका मतलब समझिए कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उस बॉन्ड से इसकी लेंथ क्या होती है, कम होती है, मतलब आंशिक द्विबंध है, ना तो द्विबंध है, पूरा द्विबंध नहीं है। हम क्या कहेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई, जैसे अभी बात करूं अल्कोहल के लिए, अल्कोहल में जो ये कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई है, इससे क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है। कार्बन ऑक्सीजन के मध्य क्या होता है, आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एकल बंध से छोटा होता है, ये क्या होता है, एकल बंध से क्या होता है, छोटा होता है, कोई समस्या। नेक्स्ट बात करेंगे फिनोल को बनाने की विधियां, इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखें फिनोल को बनाने की विधियां। फिनोल को बनाने की विधियों में हम सबसे पहले देखें बेंजीन डाइएजोनियम लवण से बात करते हैं। सर ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण क्या होता है, हाँ तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण किससे आता है, कि जब हम क्या करते हैं एनिलीन की रिएक्शन, क्या करवाते हैं हम, एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 और HCl से करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डाइएजोनियम। देखेंगे क्या कहूंगा, फिनोल को बनाने की विधियां। उसमें सबसे पहले क्या कहेंगे, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम पहली क्या बात करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अब बात करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण क्या है, किसकी बात करेंगे सबसे पहले हम, कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण क्या है। तो देखिए जैसे फिनोल में बेंजीन के ऊपर क्या होता है OH, वैसे ही एनिलीन में बेंजीन के ऊपर हम क्या कहते हैं NH2। क्या है ये, क्या है ये, एनिलीन। इसकी अभिक्रिया में किससे कराता हूं, HNO2 प्लस HCl से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है,
इसको क्या कहते हैं हम, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। इस जो ये चीज बन रही है इसी को हम क्या कह देते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूं बेंजीन डाइएजोनियम। अब हम क्या कहेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। अब हम जो बात करते हैं कि इसको कैसे, क्या बन रहा है आपका, फिनोल कैसे बन रहा है, क्या करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, देखो मैं बात करूंगा, मैं क्या कहता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम को जल के साथ उबालने पर, गर्म भी मत लिखो, चाहिए इसको क्या लिख सकते हो आप, हम क्या कह रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जल वाष्प के साथ या पानी के साथ जब आप क्या करते हो, उबालते हो, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। पहले मेथड में कोई दिक्कत बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, हाँ कोई समस्या नहीं। देखो अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड। हम किसकी बात करेंगे, सेकंड मेथड। पहला मेथड समझ में आया, क्या कहेंगे हम, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जल के साथ उबालने पर हमें फिनोल प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त हो रही है, फिनोल प्राप्त होती है। अब जब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं तो सेकंड मेथड देखें, क्या कहूंगा मैं, सेकंड मेथड में कहता हूं कि क्लोरोबेंजीन से हम सेकंड बात क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन, क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब, वायुमंडलीय दाब है, इस पर करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनोक्साइड। क्या गेट हुआ, सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड को हम क्या करवाते हैं, अम्लीकृत करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सोडियम फिनोक्साइड का एसिडिफिकेशन। इसको क्या करवा रहे हैं, अम्लीकृत जब करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान रखना इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं, सोडियम फिनोक्साइड। जैसे हम पढ़ के आए थे सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड में तो क्या था, ये इस चीज को क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड। अब जैसे इसको क्या कहेंगे हम, फिनोक्साइड। इस चीज को हम क्या कहते हैं, फिनोक्साइड। और अगर सोडियम लग गया तो सोडियम फिनोक्साइड, उस चीज में कोई समस्या ही नहीं है हमको। सेकंड मेथड समझ में आया क्या, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 623 केल्विन ताप एवं 300 ATM दाब पर, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 623 केल्विन ताप एवं 300 ATM दाब पर NaOH के साथ करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, और जिसका अम्लीकृत करवाने पर, जिसका एसिडिफिकेशन, ठीक है, H+ भी लिख सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अम्लीकृत करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। दूसरी बात करते हैं, तीसरी, क्या, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। किससे बात करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक। सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि बेंजीन की रिएक्शन मैं किससे कराऊं, कंसंट्रेट H2SO4 से जब हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या है ये, बेंजीन सल्फोनिक। अब मैं क्या कहूंगा कि इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कि हम किससे क्रिया कर रहे हैं,
किससे अभिक्रिया करवा दूं मैं NaOH से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया में किससे करवा रहा हूं NaOH से। तो देखिए मैं क्या कहूंगा, हमें क्या मिलता है सोडियम, बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। और जब मैं इसकी अभिक्रिया आगे फिर NaOH से करवाते हैं, हम इसकी अभिक्रिया फिर किससे करेंगे NaOH से करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम फिनोक्साइड। हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। और सोडियम फिनोक्साइड का तो आगे हम क्या करवाएंगे, जब हम क्या करवाते हैं हाँ एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण करवाते हैं, तो अम्लीकरण करवाने से हमें क्या प्राप्त होती है फिनोल। सबसे पहले देखिए इसलिए क्या स्टेप आए हमारे, हमने कहा बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाने पर हमें सर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। हम क्या करें कि हमें क्या प्राप्त होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। दूसरी बात हम करते हैं कि हमने क्या कहा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया जब NaOH से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम सल्फोनेट। उसके बाद में सोडियम सल्फोनेट की अभिक्रिया फिर हम किससे करवा रहे हैं NaOH से, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड का तो ऊपर हम क्या करवाते हैं अम्लीय जल अम्लीकरण करवाते हैं, और अम्लीकरण से हमें प्राप्त होती है फिनोल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए 3 रिएक्शन होगी फिनोल बनाने की। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एक होता है सैलिसिलिक अम्ल और एक होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ध्यान रखना दोनों बातों को कि सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है और सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे सोडा लाइम से, और हमें क्या प्राप्त होता है और उसके बाद में क्या होता है। देखिए फोर्थ रिएक्शन हमारी क्या है, इसको क्या कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। और अगर COH की जगह क्या हो CHO, तो उसको हम क्या कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाता हूं सोडा लाइम से। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाने पर हमें सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड का वापस हम क्या करवाएंगे जब अम्लीकरण करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है फिनोल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होती है फिनोल प्राप्त होती है। कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा कि जब हम क्या करते हैं सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH+C को हम क्या कहते हैं सोडा लाइम। हम क्या कहते हैं सोडा लाइम कहते हैं। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं सोडा लाइम। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, और जिसके अम्लीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है फिनोल। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं फिफ्थ रिएक्शन। मैं क्या कहूंगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कौन सा हाँ बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कहेंगे बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जब अभिक्रिया मैं किससे कराता हूं ऑक्सीजन से, और किसकी प्रेजेंस में सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है और जब हम इसका क्या करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, क्या अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं इस उत्पाद का,
तो हमें क्या प्राप्त होंगी, फिनोल प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, फिनोल प्राप्त। हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि गिरनार अभिकर्मकी प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करवाने पर बने उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कराने से हमें क्या प्राप्त होती है, फिनोल प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, फिनोल प्राप्त होती है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि मैं क्या कहता हूं, क्यूमीन से। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, अब देखो क्यूमीन होता क्या है। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूमीन। अब इसके अलावा इसका और क्या नाम है, देखो हम क्या कह सकते हैं, टू फेनिल और प्रोपेन, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ध्यान रखना इसके ये नाम भी होते हैं, दो नाम है। क्या कहेंगे, 1, 2 और 3। इसको क्या कहेंगे, 2 पे कौन लग रहा है, फेनिल समूह C6H5 है, बेंजीन नहीं। ये क्या है, फेनिल, 2 फेनिल और प्रोपेन, या फिर इसको क्या कहते हो कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको अभिक्रिया जब मैं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से करवाता हूं, क्या कहेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में जब मैं किससे करवाता हूं, ऑक्सीजन से करवाता हूं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें पेरोक्साइड प्राप्त होते हैं। और इसको क्या कहता हूं मैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और पेरोक्साइड तो ये, इसका हम क्या करवा देते हैं, जल अम्लीय जल अपघटन, एसिडिक जल हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल और कीटोन। हमें क्या प्राप्त होते हैं, फिनोल और कीटोन। कीटोन भी कौन सा, एसीटोन। देखिए क्या कहेंगे कि क्यूमीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से करवाने पर क्या प्राप्त होता है हमें, हाँ, पेरोक्साइड क्यूमीन, हाइड्रोपेरोक्साइड क्यूमीन प्राप्त होता है। और इसका जल अम्लीय जल अपघटन कराने से हमें फिनोल प्राप्त होती है। ओके, ये तीनों रिएक्शन, 6 रिएक्शन। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे कोलतार से। देखिए कोलतार क्या होता है, एक मिश्रण होता है। क्या होता है, एक मिश्रण होता है, उसमें फिनोल, ग्लिसरॉल, नैप्थलीन, ये क्या है, खूब सारे मिश्रण मिक्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं, खूब सारे मिश्रण के रूप में रहता है। तो इसको अलग करके हम क्या निकाल लेते हैं, केवल उसमें से फिनोल। इसी प्रोसेस को हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, कोलतार से। किससे, देखिए अब हम बात करते हैं क्या, कि सेवंथ मेथड है हमारा किससे, कोलतार से। क्या करते हैं, जब कोलतार का क्या करवाता हूं मैं, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। जब कोलतार का हम क्या करवाते हैं, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमें क्या प्राप्त होता है, मध्य तेल अंश, मध्य तेल अंश। और ये जो मध्य तेल अंश होता है, इसको मैं क्या कहूंगा, इसमें हमारे मेनली क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें मुख्यतः क्या होते हैं हमारे पास, फिनोल,
और नेफ्थलीन। क्या कहूंगा मैं कि इसमें हमारे क्या क्या उपस्थित है, फिनोल और नेफ्थलीन उपस्थित है। अब मैं बात करता हूं फिनोल और नेफ्थलीन कि ये मध्य तेल अंश, इसकी रिएक्शन मैं वही किसके साथ करवा दूं, NaOH के साथ। मैं किसके साथ करवा दूं, NaOH के साथ। तो NaOH के साथ जब हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम फिनॉक्साइड की जब मैं रिएक्शन किससे करवाता हूं, CO2 और H2O से क्या करवाते हैं, हम इसको अपघटित करवाते हैं, इसको क्या करवाते हैं, डिग्रेड करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होते हैं हमें, फिनोल और सोडियम कार्बोनेट। मैं क्या कहूंगा, इस मेथड में हमने क्या किया कि कोलतार के प्रभाजी आसवन द्वारा मध्य तेल अंश प्राप्त होते हैं, जिसमें मुख्यतः फिनोल एवं नेफ्थलीन होते हैं। मध्य तेल अंश की अभिक्रिया NaOH से करवाने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होते हैं तथा सोडियम फिनॉक्साइड का अपघटन CO2 एवं H2O की उपस्थिति में करवाने पर हमें फिनोल प्राप्त होती है, देखिए। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मॉडर्न मेथड। उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल बनाने की आधुनिक विधि। क्या कहते हैं, फिनोल बनाने की आधुनिक विधि। देखिए, फिनोल बनाने की आधुनिक विधि का मतलब क्या है कि मैं क्या कहूंगा कि बेंजीन, क्या कहेंगे, बेंजीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तप्त वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्या कहेंगे कि बेंजीन एवं ऑक्सीजन को तप्त वेनेडियम पेंटाऑक्साइड पर प्रवाहित करने से हमें क्या प्राप्त होती है, फिनोल प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, फिनोल प्राप्त होती है। ये क्या है, इसका मॉडर्न मेथड है। ये क्या है, मॉडर्न मेथड है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, रोसिंग प्रक्रम। आठवां था नहीं, रोसिंग प्रोसेस। देखिए, रोसिंग प्रोसेस में पहले तो हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं और क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से हम क्या इसका निर्माण करते हैं, फिनोल का निर्माण करते हैं। हम किसका निर्माण करेंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण करते हैं। देखो, मैं क्या कहूंगा, बेंजीन वाष्प एवं HCl गैस को, ध्यान से सुनना, बेंजीन वाष्प एवं HCl गैस को वायु की उपस्थिति में CuCl2 या FeCl3 उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से, इस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से हमें क्या प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अब जो ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन एवं जलवाष्प को सिलिका ऑक्साइड पर प्रवाहित करने से हमें फिनोल प्राप्त होती है। ये हमारा रोसिंग प्रक्रम है। रोसिंग प्रक्रम में हम क्या लिखेंगे कि रोसिंग प्रक्रम में पहले क्लोरोबेंजीन बनती है, उसके बाद में फिनोल का निर्माण होता है। तो हम क्या कहते हैं कि बेंजीन वाष्प एवं HCl गैस को
वायु की उपस्थिति में उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है एवं क्लोरोबेंजीन को तप्त सिलिका ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर, जलवाष्प के साथ तप्त सिलिका ऑक्साइड पर प्रवाहित करने से हमें फिनोल प्राप्त होती है। ये क्या था हमारा रोसिंग प्रक्रम, ये क्या था हमारा रोसिंग प्रक्रम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डाउ प्रक्रम। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे डाउ प्रक्रम। देखिए डाउ प्रक्रम क्या है। देखो डाउ प्रक्रम भी रोसिंग प्रक्रम जैसा ही है। डाउ प्रक्रम में भी पहले क्या बनाते हैं हम, वही क्लोरोबेंजीन और वही स्टेप, हम क्या कहेंगे वही हमारा क्लोरोबेंजीन और वही स्टेप होती है। जैसे बात करें डाउ प्रोसेस क्या है, डाउ प्रक्रम में हम क्या पढ़ते हैं, मैं क्या कहूंगा बेंजीन वाष्प एवं HCl गैस को वायु की उपस्थिति में उत्प्रेरक पर क्या, बेंजीन वाष्प एवं HCl गैस को वायु की उपस्थिति में उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन, हमें क्या प्राप्त होती है क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, और हम क्या कहेंगे कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH और Na2CO3 से करवाने पर, किससे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH या फिर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया में किससे कराऊं Na2CO3 प्लस H2 से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होंगे, यहां पे भी हम वही उत्प्रेरक Cu Cl2 और 523 केल्विन टेम्परेचर, ये क्या कहेंगे पहले क्लोरोबेंजीन को NaOH या Na2CO3 और H2O के साथ क्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होती है, हमें फिनोल प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होंगे फिनोल प्राप्त होते हैं। ये हमने पढ़ी फिनोल को बनाने की अभिक्रियाएं, ये हमने क्या पढ़ी फिनोल को बनाने की अभिक्रियाएं। 10 अभिक्रियाएं देखी, 10 की 10 हमें क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए। हमने पहली किसके साथ की बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण के साथ, दूसरी क्लोरोबेंजीन, तीसरी सल्फोनिक अम्ल, चौथा सैलिसिलिक अम्ल, पांचवा ग्रिग्नाल अभिकर्मक, छठा क्यूमीन, सातवां कोलतार, आठवां हमने औद्योगिक विधि और 9वां रोसिंग प्रक्रम और 10वां डाउ प्रक्रम। इस प्रकार हमने फिनोल को बनाने की विधियां देखी हैं। इस प्रकार हम कितनी विधियां देखी 10 विधियां। अब हम बात करेंगे फिनोल की भौतिक गुण। फिनोल की क्या बात करेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारा एक ट्रेंड है, अल्कोहल में भी हमने इसी प्रकार पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो देखिए फिनोल के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं उनकी थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए हम क्या बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। सबसे पहली बात करें कि ये कलरलेस होता है, क्या रंगहीन होता है, ये द्रव भी होता है और ठोस भी होता है। ठीक है, इसकी गंध कैसी होती है विशिष्ट गंध युक्त होता है, मतलब इसकी अजीब सी गंध होती है, स्पेशल ऑर्डर होती है। इसकी कैसी ऑर्डर होती है स्पेशल ऑर्डर होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं
कि इसके गलनांक कितना होता है 314 केल्विन, और इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 455 केल्विन। 455 314 केल्विन का मतलब समझ रहे हो कि 40-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। 40-41 डिग्री के पास में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जैसे ये फिनॉल है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और किस में बदल जाता है, क्विनोन में। किस में बदल जाता है, क्विनोन में। और ये इस कारण ये कैसे रंग प्रदर्शित कर देता है, कई बार गुलाबी रंग। इस कारण ये कैसा रंग प्रदर्शित करता है, पिंक कलर का दिखने लग जाता है। इस कारण ये कैसा दिखने लग जाता है, पिंक कलर का। इसके बाद में बात करते हैं कि जो आपका फिनोल है ये जल में क्या होता है, जल में अविलय या अल्पविलय। जल में क्या होता है, या तो अविलय होता है या फिर अल्पविलय होता है। लेकिन हम बात करें कि जैसे ईथर, अल्कोहल आदि में ये क्या होता है, विलय होता है। क्यों विलय होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ईथर अल्कोहल में क्या होता है, विलय होता है। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे ईथर और अल्कोहल का हम क्या करते जाएं, आकार को बढ़ाते जाएं। जैसे बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगाते जाएं, एल्काइल समूह हमारे क्या होते जाएं, बड़े बड़े होते जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी विलयता कम होती जाती है। क्या होती है, फिनोल की ईथर एवं अल्कोहल में विलयता कम होती जाती है जब क्या करते हैं हम कि एल्काइल समूह हमारे क्या हो, बड़े बड़े होने लग जाते हैं। कोई दिक्कत, ये खुद भी इसके भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट समान हाइड्रोकार्बन वाले से उच्च होते हैं। उसका रीजन भी क्या देंगे हम कि ये क्या होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कोई दिक्कत। इसके बाद में हम एक दो बात और है कि ये किसके काम में आते हैं, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक, जीवाणुनाशी या ठीक है। और ये बहुत ज्वलनशील प्रकृति का होता है कि अगर आप त्वचा पे डालते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे फफोले से उठने लग जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये इसके भौतिक गुण है फिनोल के। फिनोल रंगहीन, क्रिस्टलीय ठोस होता है या द्रव भी हो सकता है। इसकी गंध कैसी होती है, विशिष्ट गंध वाला यौगिक होता है। इसके गलनांक के मान 314 केल्विन एवं क्वथनांक 355 केल्विन होता है, अर्थात ये उससे थोड़े से ताप पे ही किसमें, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फिनोल वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर किसमें बदल जाता है, क्विनोन में। किसमें बदलता है, क्विनोन में बदल जाता है और ये गुलाबी रंग का दिखने लग जाता है। ये जल में अल्पविलय या अविलय होते हैं, किंतु ईथर एवं अल्कोहल में विलय होते हैं। और विलयता का कारण क्या है, इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण है। ये कैसा होता है, प्रतिरोधी या जीवाणुनाशी होता है। इसका नेचर क्या होता है, ये बहुत थोड़ा ज्वलनशील होता है। अगर हम त्वचा पे डालते हैं इसको तो हमारे क्या होने लग जाते हैं, फफोले हो जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हमने क्या बात की कि फिनोल के भौतिक गुणों की बात की। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, कि फिनोल किस किस प्रकार की रिएक्शन दर्शाता है। उससे पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि फिनोल कैसा नेचर दिखाता है, एसिडिक नेचर। कैसा प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का। थोड़ा बहुत, कोई ज्यादा अम्लीय नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा कौन सी हम प्रकृति प्रदर्शित करता है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। इस कारण ये क्या करता है, हाँ भाई, इस कारण ये क्या करता है कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। कि फिनोल क्या दर्शाते हैं, अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, और इस कारण ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ये एसिडिक नेचर क्यों दर्शाता है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति क्यों है। ये जब हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। ओके।